जीवन में असफल वही होता है जो हालात से निराश होकर हार मान लेता है। जीवन में असफल वही होता है जो हालात से निराश होकर हार मान लेता है, लेकिन जो बार बार प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं। लेकिन जो बार बार प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट में लगी हुई यूनिट 10 की प्रमुख रचना तुलसीराम की मुर्दैया, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मुर्दैया जो है एक ऐसी रचना है जो झकझोर देने वाली है, जो यथार्थ पर आधारित है। इसका प्रकाशन 2010 ईस्वी में होता है और इसका दूसरा भाग मणिकर्णिका 2013 ईस्वी में प्रकाशित होती है। तुलसीराम का जन्म जो होता है वो 1949 ईस्वी में जन्म होता है। इनका सारांश अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो इसमें यह दिखाया गया है कि तुलसीराम द्वारा रचित मुर्दैया मात्र एक आत्मकथा नहीं है, बल्कि लेखक के व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के साथ साथ आसपास के सभी वर्ग जातियों के सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों और उनकी जटिलताओं की भी रचना अभिव्यक्त की गई है। कहने का मतलब है वो आत्मकथा के साथ साथ उस वातावरण, मतलब जिस वातावरण में तुलसीराम रहा करते थे, उसकी यथार्थ सांस्कृतिक और उसमें क्या क्या दिक्कतें पैदा होती है, इस चीज़ को यहाँ पर भली भांति इस मुर्दैया रचना के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त की है। लेखक ने कई बंधे बंधाए मानदंडों को ले तोड़कर अपने जीवन से जुड़े उस सच्चे और कड़वे यथार्थ को सबके सामने उजागर करने का प्रयास किया है, जिसे उन्होंने समय झेला है। कहने का मतलब है जो तुलसीराम थे उस समय, अपने समय में बहुत सारे नियम कानून को कुछ लोगों द्वारा नहीं माना जाता था या फिर उसको नहीं करवाया जाता था, जैसे मंदिर में घुसना, पढ़ाई करवाना। तो इन्होंने क्या क्या बंधे बंधाए, मतलब जो नियम बनाए गए थे, जो मानदंड बनाए गए थे, उस चीज़ को तोड़कर उन्होंने उस यथार्थ, उस कड़वे चीज़ को समाज के सामने रखा, जो हक के लिए था, जो अपने अधिकार के लिए था। तो इस रचना के माध्यम से उनकी जीवन से जुड़ी हुई यथार्थ चीज़ों से रूबरू होंगे। तो अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं उनकी थोड़ी सी परिचय के साथ साथ उनकी रचनाओं, और डायरेक्ट हम पढ़ेंगे मुर्दैया, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। उम्मीद करते हैं आप सभी यहाँ पर पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे और इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ताकि बेहतर से बेहतर हमारा नोट्स तैयार होते रहे और हमारा एग्ज़ाम का सही तैयारी हो सके। इनका जन्म 1949 में कब होता है? 1949 ईस्वी में होता है। और इनका जो परिवार आता है, एक दलित परिवार आता है। क्या रहता है? दलित परिवार। तुलसीराम की प्रारंभिक शिक्षा आजमगढ़ के अपने गांव धर्मपुर में संपन्न हुई। इम्पोर्टेंट है, कहाँ होती है? धर्मपुर में। बचपन में ही चेचक महामारी के कारण एक आंख नष्ट हो जाने के कारण लोग उन्हें काणा कहकर चिढ़ाया करते थे। किस बीमारी से? तो यहाँ पर चेचक, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पत्नी का नाम प्रभा चौधरी और पुत्री का नाम अंगीरा था। तुलसीराम ने उच्च शिक्षा बनारसी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अति संवेदनशील, मजबूत स्मरण शक्ति, राजनीति शास्त्र के अध्यापक और बौद्ध धर्म में रुचि तथा राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले डॉक्टर तुलसीराम अनेक प्रकार की बाधा विघ्नों को पार करते हुए देश के शीर्षस्थ, मतलब सबसे ऊंचे विश्वविद्यालय जेएनयू, मतलब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष नियुक्त हुए। तुलसीराम ने आत्मकथा के पहले भाग का नाम मुर्दैया 2010 ईस्वी में प्रकाशित होती है, अर्थात शमशान रखा। क्या? शमशान, इम्पोर्टेंट है। और दूसरे भाग का नाम मणिकर्णिका 2013 ईस्वी में
मणिकर्णिका प्रकाशित होती है। दिलीप मंडल ने डॉक्टर तुलसीराम को भारत का ग्रामसी की संज्ञा से संबोधित किया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किस लेखक को भारत का ग्रामसी कहा जाता है, तो आंसर होगा तुलसीराम। क्या होगा? तुलसीराम। डॉक्टर तुलसीराम की मृत्यु 13 फरवरी 2015 में दिल्ली में लंबी बीमारी से हो गई। इनका देहांत कब होता है? 2015 ईस्वी में। अब आते हम मुर्दैया। मुर्दैया डॉक्टर तुलसीराम द्वारा रचित एक दलित आत्मकथा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचना दलित है, उसको छांटने के लिए आता है, या डायरेक्ट बोल सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दलित नहीं है। ठीक है, जिसका प्रकाशन राजकमल प्रकाशन 2010 ईस्वी में होता है। किसका प्रकाशन से? राजकमल प्रकाशन से 2010 ईस्वी में होती है। मुर्दैया अर्थात गांव का वह भाग। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुर्दैया का क्या अर्थ होता है, तो गांव का वह भाग जहां मुर्दे जलाए या गाड़े जाते हैं, अथवा जहां मरे हुए जानवरों के चमड़े उतारे जाते हैं। मुर्दैया का ये मतलब है। ठीक है, मुर्दैया आत्मकथा की शुरुआत इस पंक्ति से होती है, काफी इंपॉर्टेंट है। भूमिका से आना ही आना है। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस पंक्ति से शुरुआत होती है, या फिर ये लाइन किस रचना से संबंधित है। मुर्दैया आत्मकथा के बारे में तुलसीराम का कहना है कि इसमें मेरा दर्द है। क्या है? इसमें मेरा दर्द है, मतलब तुलसीराम का दर्द है, मेरे समाज का दर्द है, मेरे पूरा जीवन ही मुर्दैया है। मतलब अपनी दर्द के साथ साथ दलित जाति का जो दर्द होता है उन्होंने इस रचना के माध्यम से अभिव्यक्त की है। पूरा जीवन ही क्या है? मुर्दैया है। कहते हैं मुर्दैया के महत्वपूर्ण पात्र में जूठन, जो लेखक के कौन रहते हैं? दादी रहते हैं। यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जूठन लेखक के क्या लगते हैं, तो दादाजी लगते हैं। क्या लगते हैं? दादाजी। कौन? जूठन। फिर मुसड़िया, जो 100 वर्ष से ज़्यादा जीने वाले लेखक की दादी है। कौन? मुसड़िया। धीरजा, जो लेखक की माता रहती है, धीरजा। जंगू पांडे 80 वर्षीय ब्राह्मण, जिन्हें निवस और अविवाहित होने के कारण गांव के लोग अपशकुनी मानते हैं। किसको मानते हैं? गांव के लोग अपशकुनी, जो 80 वर्ष के कारण भी शादी नहीं करते हैं, जो जंगू पांडे। ठीक है। सोमर, लेखक के पिता के बड़े भाई। सोमर कौन रहते हैं? लेखक के पिता के बड़े भाई। मुन्नेसर, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कि निम्नलिखित में से कौन से मुर्दैया के पात्र हैं या नहीं है, और एक नहीं आता, दो दो छांटने के लिए आता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। एक आता है मुन्नेसर, जो लेखक के क्या रहते हैं? पिता के दूसरे भाई रहते हैं। एक नग्गर, लेखक के पिता के तीसरे भाई रहते हैं। और एक था मुन्नर। ठीक है, एक मुन्नेसर था, एक मुन्नर है। ठीक है, एक नग्गर है। पूरा का पूरा मिलता जुल रहा है। मुन्नर लेखक के पिता के चौथे भाई हैं। अम्बिका पांडे, साहित्य बताने वाला, अम्बिका पांडे भी इसमें महत्वपूर्ण पात्र हैं। मुंशी रामसूरत, जो शिक्षक रहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा पात्र शिक्षक की भूमिका निभाते हैं, तो मुंशी रामसूरत। कौन? मुंशी रामसूरत। परशुराम सिंह हेडमास्टर रहते हैं। कौन? परशुराम सिंह। सुभागिया संकटा सिंह, सुभागिया संकटा सिंह। किशनु भोजी, जेदी चाचा, लुरखुर, पतु मिसिर, कावित्री जी, हीरालाल, पारसनाथ पांडे, लाल बहादुर सिंह, सुग्रीव सिंह, चिंतामणि सिंह, रूपराम, तपसीराम, देवराज सिंह, विजय पांडे, अरुण सिंह आदि इस लेखक के, इस रचना के महत्वपूर्ण पात्र रहते हैं। मुर्दैया तुलसीराम के गांव का नाम है। क्या नाम है? मुर्दैया। क्या है? गांव का नाम है, लेकिन उसका क्या अर्थ होता है? ऐसी जगह जहां पर मुर्दे को जलाया जाता है या गाड़े जाते हैं, साथ ही साथ मरे हुए जानवरों के खाल को उतारा जाता है, मुर्दैया का
अर्थात मतलब बताया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। उसका नाम क्या रहता है? तुलसीराम के गांव का नाम मुर्दैया, जिसके बारे में वे स्वयं पुस्तक की भूमिका में कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है धर्मपुर। ठीक है, चारवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते हैं। मतलब आपको अगर गांव से बाहर जाना हो, कुछ भी काम करना हो, आप उस रास्ते से जब तक नहीं गुजरेंगे, मतलब एकमात्र ऐसी रास्ता थी जहां से आप आवाजाही कर सकते हैं और वहां पर जो काम किया जाता है वो हमने देखा। कहता है जो गुजरते थे, इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दैया से ही गुजरना पड़ता था। मतलब उनके लोगों का क्या था, मूल बिंदु था कि उधर से ही गुजरना जाता था रास्ते के रूप में। मुर्दैया ने तुलसीराम ने मुर्दैया आत्मकथा को 7 उप शीर्षकों में बांटा। कितने? 7 उप शीर्षकों में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है भूत की पारिवारिक पृष्ठभूमि। ठीक है, भूत की पारिवारिक पृष्ठभूमि पहला। दूसरा, मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। तीसरा, अकाल में अंधविश्वास। ठीक है, अकाल में अंधविश्वास। चौथा, मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन। पांचवा, भूतनी या नागिन। छठा, चले बुध की राह। और सातवां, आजमगढ़ में फाका कसी। दोस्तों, इसको हम लोग अगर एक ट्रिक के माध्यम से याद करके रखें तो हम सभी के लिए काफ़ी आसान हो जाती है। जैसे हमने इसको याद की थी कि भूत स्कूल में क्या करते हैं, भूत जो रहते हैं स्कूल में अकाल पड़ जाता है। ठीक है, और गिद्ध और नागिन राह में क्या कर रहे हैं, फाकाकसी कर रहे हैं। भूतही स्कूल में जब अकाल पड़ जाता है, भूतही स्कूल में जब अकाल पड़ जाता है तो गिद्ध और कौन, नागिन, गिद्ध और नागिन क्या करते हैं, राह में फाकाकसी करने लगते हैं, है ना। कब? जब स्कूल में अकाल पड़ने लगता है। तो अपनी अपनी ट्रिक होती है याद करने का, और इसको हम लोग जरूर याद करके रखेंगे। आगे कहते हैं, तुलसीराम की यह आत्मकथा वस्तुतः अपशकुन से शुभ शगुन तक के सफ़र को चित्रित करता है। कहने का मतलब है जो उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था या उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता था जाति पाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो उस चीज़ को तोड़कर वो शगुन लाने का संकेत इस रचना के माध्यम से प्रदान करते हैं। कहते हैं, भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि उपशीर्षकों में दलित समाज की अपड़ होने के कारण फैली अंधविश्वास का चित्रण किया गया है। तुलसीराम के दादाजी की हत्या रात में खेत की रखवाली करने के कारण होती है, किंतु गांव में अंधविश्वास के कारण मौत का जिम्मेदार भूत को ठहराया जाता है। किसको? भूत को ठहराया जाता है, जो कि ये क्या है, अंधविश्वास है। तुलसीराम को 3 वर्ष की अवस्था में चेचक महामारी हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, तो चेचक का। ठीक है, इस देवीय प्रकोप बता इलाज कराने के बजाय देवी देवताओं से मन्नत मांगने का काम इनके परिवार वाले करते हैं। चेचक महामारी में तुलसीराम की एक आंख खराब हो जाती है, जिसके कारण उनका नाम कन्वा या कान्हा पड़ गया। आत्मकथा में तुलसीराम की दादी के द्वारा मृत जानवरों की खाल उतारने का काम विस्तार से चर्चा की गई है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मृत जानवरों की खाल कौन उतारते थे, तो तुलसीराम की दादी के द्वारा। ठीक है, तुलसीराम ने आत्मकथा में जानवरों का सुखाया गया मांस, जिसको डांगर कहा जाता था, पूछ सकता है कि इसका क्या अर्थ है, को खाने का विरोध किया। साथ ही यौन संबंधों को लेकर पंचायत द्वारा किए गए विचित्र फैसलों पर भी चर्चा किया गया है। इसमें आत्मकथा में उन्होंने बताया है कि जाति से प्रताड़ित होने पर व्यक्ति को सुअर भात का भोज देना पड़ता था। तुलसीराम का परिवार रूढ़िवादी एवं अंधविश्वासी था।
अपने परिवार के बारे में वे स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारा परिवार संयुक्त रूप से वृहत होने के साथ साथ वास्तव सगुण अपसगुण, मान अपमान, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, ईश्वरीय द्वेष, सुख दुख आदि सब कुछ था, किंतु शिक्षा कभी नहीं थी, है ना। मतलब शिक्षा एक प्रकार से अपराध माना जाता था, किसको, दलित को देना या करवाना। लेखक आत्मकथा में अपनी दादी के प्रति विशेष रूप से भावुक और संवेदनशील दिखाई पड़ते हैं। वे दादी की गोद में बैठकर राजा रानी, कौवा गौरैया आदि की कहानियां सुनाया करते थे। तो इम्पोर्टेंट है कि लेखक किसकी गोदी में बैठकर कहानियां सुनाया करते थे, तो दादी के गोदी में, ठीक है। लेखक ने अपने स्कूली जीवन का चित्रण मोरदहिया तथा स्कूल जीवन नामक उपशीर्षक में की है। लेखक के पिता ने ज्योतिष से दिन देखकर अपने पुत्र को गांव से 7 किलोमीटर दूर विद्यालय में दाखिल करवाया। इंपॉर्टेंट है, कितने किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर से, किससे, ज्योतिष से दिन दिखलाकर, ठीक है। स्कूल जाने के क्रम में और स्कूल में बच्चे और शिक्षक मुंशी रामरत लाल लेखक को चमरकिट कहकर चिढ़ाते और अपमानित करते थे। देखिए, यही है मुर्दहिया, यही है जाति पाति का धर्म भेद करना। क्या रहता है, मुंशी रामरत लाल, ठीक है, किसको चिढ़ाया करते थे, रामरत लाल को चमरकिट नाम से पुकारते थे। चमरकिट मतलब वो चमार जिसको कहते हैं, ये बोला जाता है जो चमड़े से बनाते हैं, ठीक है, जो जूते बनाते हैं। तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में लेखक बताते हैं कि उस समय के उनके स्कूल के में पास कराने के लिए प्रत्येक छात्र से 2 रुपये ली जाती थी। कितने रुपये, 2 रुपये। यह 2 रुपये घूस नहीं देने के कारण लेखक को क्या कर दिया, फेल कर दिया गया था, ठीक है। मतलब तुलसीदास को क्या कर दिया गया था, फेल कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि उन्होंने 2 रुपये घूस नहीं दी थी। लेखक ने अपने बस्ती में एकमात्र पढ़े लिखे थे। गणित विषय में उनकी गहरी अभिरुचि थी। दूर दराज से आए पत्रों को वही पढ़ते थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेखक को किस विषय पर सबसे ज़्यादा रुचि थी, तो गणित में। किसमें, गणित में। लेखक के गांव के लोग उल्कापात को भूत का भ्रमण मानते थे। उल्कापात को, इंपॉर्टेंट है, किसको, उल्कापात को। यह भी मान्यता थी कि गांव के पास पीपल वृक्ष पर भूत रहते हैं। किस पेड़ पर, किस पेड़ पर, पीपल। सन 1975 ईस्वी में गदर की 100वीं वर्षगांठ के समय यह अफवाह फैलाई गई थी कि महामारी होने वाली है। बचपन में लेखक के साथ किसी तरह की परिघटना होने पर वे चमरिया माई की प्रार्थना करते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए उसके साथ कोई भी घटना घटती है तो किसका प्रार्थना करते थे, चमरिया माई की प्रार्थना करते थे। इंपॉर्टेंट है। अकाल में अंधविश्वास उपशीर्षक में लेखक ने बुद्ध धर्म, दर्शन और संबंधी बातों का उल्लेख किया है। अकाल में अंधविश्वास, ठीक है, कहाँ, अकाल में अंधविश्वास। लेखक कहते हैं, लेखक के गांव में दलित और ब्राह्मणों के बीच लड़ाई भी हुआ करती थी। ब्राह्मणों के पास बल्लम, भाले आदि हथियार हुआ करते थे, तो दलितों के पास मृत जानवरों के हड्डियों के हथियार हुआ करते थे। लड़ाई में जीत दलितों की होती थी। लेखक ने सोफी की बहू तथा दोनों बेटियों के सौंदर्य पर रिझने वाले ब्राह्मणों और उसके अवैध संबंधों को संयुक्त रूप से चित्रित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो सोफी की बहू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, नाम आ सकता है कि किस रचना के पात्र हैं सोफी, ठीक है। तुलसीराम मनेसर चाचा के कहने पर अपनी बस्ती में रामायण पाठ करते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसके कहने पर, है ना, किसके कहने पर, मनेसर चाचा के कहने पर तुलसीराम क्या करते थे, रामायण का पाठ करते थे। आत्मकथा के चौथे उपशीर्षक गिद्ध तथा लोक जीवन में, गिद्ध और लोक जीवन में 5वीं कक्षा की परीक्षा के लिए बबुरा धनुआ नामक गांव में जाने की चर्चा अकाल के दौरान अपने चाचा के साथ मृत गाय का चमड़ा निकालने और उसके उस पर गिद्धों के द्वारा आक्रमण का वर्णन किया गया है। किसमें, चौथे में, ठीक है। और इसमें यह भी वर्णन किया गया है कि 5वीं कक्षा की परीक्षा के लिए, ठीक है। साथ ही कहता है कि भूतिया नागिन उपशीर्षक में जो 5वां रहता है भूतिया नागिन,
उपशीर्षक में लेखक द्वारा जंगल में सांप के मारने और मरे सांप के द्वारा बदला लेने का भय लेखक को हमेशा क्या करता है, सताता है। लेखक इसी उपशीर्षक में नट परिवार की ललिती नामक की लड़की को अंग्रेजी पढ़ाने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस लड़की को, तो ललिती नामक लड़की को, ठीक है, ललिती। किंतु परिवार के लोग को यह सुहाता नहीं है, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेखक ने आत्मकथा में मुन्नर चाचा की बीमारी को ठीक करने के लिए किए गए अनुष्ठान की भी चर्चा इसमें की गई है। अनुष्ठान के बावजूद भी सोमर चाचा की मृत्यु क्या हो जाती है। भूतनीय नागिन उपशीर्षक में ही भारत चीन युद्ध का भी वर्णन किया है, काफी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस उपशीर्षक में भारत चीन युद्ध का वर्णन है। तो भूतिया नागिन के उपशीर्षक में भारत चीन का युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है। आत्मकथा के छठे उपशीर्षक चल बुद्ध की राह है ना, छठा जो इसका उपशीर्षक रहता है उसमें चल बुद्ध की राह में लेखक ने अपने ऊपर पड़े राहुल सांस्कृतिक आयतन का प्रभाव भी इसमें किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, छठा अंग में याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। इस उपशीर्षक में लेखक ने वैरागी गौतम बुद्ध के विचारों का अपने ऊपर पड़े प्रभाव को भी इसमें चित्रित किया गया है, मतलब गौतम बुद्ध के विचारों कैसे प्रभावित थे, ठीक है। लेखक जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के एक शिक्षक अपनी एक छात्रा से प्रेम करते थे। शिक्षक लेखक के माध्यम से ही प्रेम पत्र वहां तक पहुंचाता था, है ना। शिक्षक जो है ना लेखक के माध्यम से, मतलब तुलसीदास के माध्यम से अपने प्रेमिका के पास उसको पत्र देता था और कहता था कि जा पहुंचा दो। लेखक अपने गांव के लाल बहादुर सिंह के साथ चिड़िया कोट में जाकर शराब पीते थे। देखिए ये भी वर्णन है, किसके साथ, लाल बहादुर सिंह के साथ, लाल बहादुर सिंह, ठीक है। जिसके कारण उनके घर वाले खूब पिटाई की, बहुत पिटाई की, इतना पिटाई किया कि हालत खराब कर दिया। आत्मकथा के लेखक ने यह वर्णन किया है कि 10वीं वर्ग में पढ़ाई का खर्चा चिंतामणि सिंह द्वारा उठाने के कारण ही वही पढ़ पाए। काफी इंपॉर्टेंट है, किनके मदद से, चिंतामणि सिंह के। और 10वीं में प्रथम श्रेणी से पास करते हैं, कितने, प्रथम श्रेणी से। आत्मकथा का अंतिम उपशीर्षक आजमगढ़ में फाका कसी, जो अंतिम इनका उपशीर्षक है, जिसमें लेखक महाविद्यालय की शिक्षा की वर्णन की है या चर्चा की है, ठीक है। महाविद्यालय की अंतिम में, किसमें, आजमगढ़ में फाका कसी। इस उपशीर्षक में लेखक ने डीएवी कॉलेज में आरएसएस द्वारा किए जाने वाला जातिवाद को बड़े ही बेबाकी से प्रस्तुत किया है। कब, लास्ट वाला में, मतलब आजमगढ़ में फाका कसी, इसमें वर्णन किया गया है। लेखक को मिले स्कॉलरशिप को की 162 रुपये की राशि में से उसी का मित्र देवराज सिंह चाकू दिखाकर 81 रुपये छीन लिए थे। काफी इंपॉर्टेंट है कि स्कॉलरशिप को कितना मिला था, 162 रुपये, और उसमें से क्या करता है, देवराज सिंह चाकू दिखाकर 81 रुपये छीन लेते हैं। कितने, 81 मिलता है, टोटल 162, ठीक है। वस्तुतः मुर्दैया आत्मकथा हिंदू धर्म और संस्कृति की विद्रूपता और क्रूरता का दस्तावेज, काफी इंपॉर्टेंट है। जाति पाति, ऊंच नीच, घृणा, द्वेष से गुथा हुआ श्रेणीबद्ध समाज कौन से तथा किस प्रकार का राष्ट्र निर्माण करेगा, यह सवाल आत्मकथा में शुरू से अंत तक चलता रहता है और ये इसका मुख्य विषय है। आत्मकथा में तुलसीराम को केवल जातिवाद ही नहीं, शारीरिक विकलांगता के कारण भी अपमान का सामना करना पड़ता है, ठीक है। चेचक में दाईं आंख का खोना तुलसीराम को अशुभ की श्रेणी में ला दिया था। उनका दर्शन घर से बाहर तक के लिए अपशगुन समझा जाता था, काफी इंपॉर्टेंट है। स्कूल में तुलसीराम को बच्चे कनवा बड़ा तेज है, एक फाटक बंद है, मतलब इस पर व्यंग करता था तथा जाति आधारित टिप्पणियों से चिढ़ाया करते थे। स्कूल में पानी पीना तुलसीराम के लिए एक विकट समस्या से कम ना थी। वे कहते, हम अंजूरी मुंह में लगाए झुके रहते। देखिए कितना, मतलब ये लोग भेदभाव करते थे। हम अंजूरी मुंह में लगाए झुके रहते, वे बहुत ऊपर से चबूतरे पर खड़े पानी गिराते थे। वे पानी बहुत कम पिलाते थे, किंतु वे सिर पर गिराते ज्यादा थे।
जिससे हम पूरी तरह भीग जाते थे। तुलसीराम ने आत्मकथा में पारूपुर गांव के एक मुसहर परिवार का भी जिक्र किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पारूपुर गांव, ठीक है। मुसहर परिवार, क्या? मुसहर परिवार और पारूपुर, जो पलास के पत्तों से पतल बनाता था। पलास इंपॉर्टेंट है। तथा शादी ब्याह में खाए गए पत्तलों में से खाना झाड़कर भोजन को इकट्ठा करता था। कितनी भेदभाव इसमें किया गया है, कितना दर्दनाक है, इस चीज को देखिए। देखिए दोस्तों, हम लोग रचनाओं को ना केवल एग्जाम के दृष्टि से पढ़ेंगे, बल्कि उसमें छिपी हुई भावनाओं को अगर हम लोग समझ जाएं तो हम लोग का जीवन समझ जाएगा। कोई भी गलत काम करने से पहले हम लोग 100 बार सोचेंगे कि अगर हमने इसको ऐसा किया तो हम कहीं का नहीं रहेंगे, मतलब भगवान हमको कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय है जो जिंदगी को जीने की एक कला सिखाती है। ज्ञान के साथ साथ कला सिखाती है कि कैसे जिंदगी में जीवन को जीना है। खैर दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आत्मकथा में लेखक ने रामचरण भैया की तुलना संस्कृत ग्रंथ मृच्छकटिकम सकार से की है। ये भी इंपॉर्टेंट है, राम भैया चरण, ठीक है, मृच्छकटिकम सकार से की है। आत्मकथा में लेखक ने एक केदी चाचा का वर्णन भी किया है। केदी चाचा कौन? केदी चाचा, जो अहिंसात्मक प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं। बासु पांडे झूठ बकरी चोरी का आरोप लगाकर जेदी चाचा को थाने में बंद करवा देता है, जबकि बासु पांडे के पास कभी बकरी थी ही नहीं। मतलब चोरी करता है कोई, नाम लगाता है तेरा, है ना। यहाँ पर इसका क्या करते हैं, उसका झूठा नाम लगा करके उसको फंसाया जाता है। जेदी चाचा का मूल नाम लुरखुर था। क्या था? लुरखुर। किंतु बागदाद पहुंचने पर किसी अंग्रेज अफसर ने शिया मुसलमानों के लोकप्रिय उपनाम जेदी के उपनाम से भी पुकारने लगा। जेदी, जेदी मतलब बाद में पड़ा हुआ नाम है, पहले उनका नाम लुरखुर था, ठीक है। तुलसीराम अपनी सफलता और प्रेरणा स्रोत के बारे में कहते हैं, आज जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन चुका हूं, तो यह स्वीकार करने में गर्व होता है कि उसके पीछे मेरी प्रेरणा के असली जनक वे 3 मजदूर थे। देखिए, 3 मजदूर थे जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचा था। इनमें एक थे सोवियत संघ में समूही खेती वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समूही खेती वाले मुन्नर चाचा। पहला कौन रहते हैं? मुन्नर चाचा। दूसरा रहते हैं डांगे को डंगरिया कहने वाला सोनाई। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है एकदम डेफिनेटली। दूसरे डांगे को डंगरिया कहने वाला सोनाई, तथा तीसरे थे दड़ियल जेदी चाचा, जो अनजाने में ही सही लेकिन उन्होंने राजनीति की तरफ या शिक्षा की ओर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की तरफ उन्होंने अग्रसर किया था। तुलसीराम ने मुर्दैया की भूमिका में तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश को आत्मकथा निकालने का श्रेय देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ना, तद्भव पत्रिका, ठीक है। मेरे भीतर से मुर्दैया को खोद खोद कर निकालने का काम तद्भव के संपादक अखिलेश ने किया। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में। अर्थात मुर्दैया लिखने की प्रेरणा और ऊर्जा उन्हें अखिलेश से ही मिला। किनसे मिला? अखिलेश से ही मिला, जो कहता है कि इसके माध्यम से लिखने के लिए कहता है। तो ये था दोस्तों आज का हम सभी का काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से और जीवन की दृष्टि से। जैसे कि हम लोग बहुत बहाना करते रहते हैं कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, मुझे ऐसे चिढ़ाया जाता है, वैसे चिढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये समाज का ये प्रवृत्ति है। आप आगे बढ़िएगा तो मनुष्य जो इंसान रहते हैं वो पीछे खींचने के लिए ही रहता है, उसका दूसरा काम ही नहीं रहता है। इसलिए जितना हो सके आदमी से बच के रहेंगे और ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी सामने नहीं आएंगे जो सामने वाला का दिमाग डाइवर्ट करता है। आप अपने काम पर फोकस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी नई विचारधारा के साथ आज की हम कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ। अगर ये दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, 2 शब्द आपके लिए अगर हम अच्छा कर पाते हैं तो मैं खुद को बहुत धन्यवान समझूंगा। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ना भूलें। साथ ही कमेंट जरूर कर दें ताकि हम बेहतर से बेहतर
खुद और सबका हम बेहतर कर सकें। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।